नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद विवाद का मामला सामने आया है, जहां पर दिनेश शर्मा याचिका पर सिविल जज सीनियर डिवीजन में सुनवाई नहीं हुई। जिला कोर्ट में पहले डिवीजन के बाद सीनियर डिवीजन कोर्ट के हुए थे आदेश। तो बड़ी खबर, मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद विवाद का मामला। दिनेश शर्मा याचिका पर सिविल जज सीनियर डिवीजन में नहीं हुई सुनवाई। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एफओ ना मिलने की वजह से मिली अग्रिम सुनवाई की। तो जिला कोर्ट से एफओ ना मिलने की वजह से मिली अग्रिम तारीख 12 जुलाई को होनी है जन्म स्थान मामले की सुनवाई। कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर अवलोकन कर प्राचीन साक्ष्य को जमा करने के दिए निर्देश। तो मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद विवाद का मामला, जिला कोर्ट ने एफओ ना होने की वजह से अग्रिम तारीख दे दी है। 12 जुलाई को होनी है जन्म स्थान मामले की सुनवाई। वहीं कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर अवलोकन कर प्राचीन साक्ष्य को जमा करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से लेकर बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सुनवाई आज होनी थी, लेकिन वो सुनवाई आज नहीं हो पाई। एफओ ना होने की वजह से सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। दिनेश शर्मा याचिका पर सिविल जज सीनियर डिवीजन में नहीं हुई सुनवाई। तो जिला कोर्ट में पहले डिवीजन के बाद सीनियर डिवीजन कोर्ट के हुए थे आदेश। जिला कोर्ट से एफओ ना मिलने की वजह से तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है और अब 12 जुलाई को जन्म स्थान मामले को लेकर सुनवाई होनी है। कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर अवलोकन कर प्राचीन साक्ष्य को जमा करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोहर पटेल। मनोहर, क्या है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो कि हिंदूवादी पक्ष है उनकी ओर से एक याचिका डाली गई थी, जिसमें कि कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर जो शाही ईदगाह मस्जिद में जो प्राचीन साक्ष्य हैं उनको कोर्ट में पेश करने के लिए याचिका डाली गई थी, जिसमें कि आज सुनवाई चल रही है और अग्रिम जो तारीख है वो 12 जुलाई लगाई गई है। आपको बता दें कि एफओ ना मिलने की वजह से यह सुनवाई आज की चल गई है, जिसकी वजह से अब अग्रिम जो सुनवाई है वो 12 जुलाई को होनी है। जी, कहा जा रहा है दिनेश शर्मा की याचिका थी जिस पर सुनवाई होनी थी। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूंगा, दिनेश शर्मा जो कि हिंदूवादी संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मौजूद हैं और जिन्होंने की एक याचिका डाली थी, जिसमें कि शाही ईदगाह मस्जिद है उसको हटाने के लिए याचिका डाली गई थी, जिसमें कि याचिका में तमाम जो ग्रांट्स थे वो उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किए थे और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके इस मामले की सर्वे कराने की मांग रखी थी। जी, कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस पर? जी, और कोर्ट की अगर बात करें तो फिलहाल आज मामले की सुनवाई नहीं हो सकी और अग्रिम जो सुनवाई है वो 12 जुलाई को होनी है। जी, याचिकाकर्ता का इस पर क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, अगर याचिकाकर्ता की अगर बात करें तो चूंकि जो कि जून की छुट्टी है उनके बाद में 1 जुलाई डेट तमाम जो कि पक्षकार है उनकी लगाई गई थी, लेकिन जो हिंदूवादी संगठन है इनको एक लंबी डेट मिली थी, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के यहाँ पर रिवीजन चला था। रिवीजन के बाद में जो कि सीनियर डिवीजन के लिए आदेश हुआ था, जिसमें कि आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एफओ ना मिलने की वजह से ये सुनवाई चल गई है और आगे सीनियर डिवीजन में इसकी सुनवाई होनी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए आपका। वही मथुरा में डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के विवादित पोस्टर को लेकर हिंदू संगठन के लोगों ने होली गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी काली, जिसको लेकर विरोध देश भर में शुरू हो गया है। वहीं पर मथुरा में भी हिंदू संगठन की ओर से ये विरोध जताया गया है और मुकदमा दर्ज कर डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर लीना की गिरफ्तारी करने की मांग भी उठाई गई है। आपको बता दें कि साउथ इंडियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर में मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया था, जिसे लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन कर पोस्टर पर प्रतिबंध और फिल्म में किरदार करने वाली एक्टर और फिल्म निर्माताओं पर मुकदमा दर्ज करने को लेकर जो है मांग की जा रही है और साथ ही साथ उनकी गिरफ्तारी की मांग भी शुरू हो गई है।
तो मथुरा में भी अब विरोध शुरू हो गया है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी काली, जिसको लेकर देश भर में विरोध है। काली का एक पोस्टर जो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था, जिसमें काली मां को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया था और साथ ही साथ एलजीबीटी का झंडा भी दिखाया गया था, जिसके बाद से हिंदू संगठनों में काफी आक्रोश है और इसका विरोध भी शुरू हो गया है। तो वहीं ये विरोध अब धीरे धीरे देश में बढ़ता जा रहा है। हर जिले में अब इनका विरोध शुरू हो गया है। मथुरा में भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। तो होली गेट पर विरोध प्रदर्शन किया गया और साथ ही साथ गिरफ्तारी की मांग भी उठाई गई। वहीं कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने एक बार फिर अपनी ही सरकार और सरकारी मशीनरियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि इस बार इरफान अंसारी ने बालू की अवैध निकासी को लेकर सरकार और अधिकारी दोनों को ही घेर लिया है। इरफान अंसारी ने अवैध बालू ढुलाई का वीडियो जारी करते हुए कहा कि हमारी राज्य में सरकार है, लेकिन बालू की अवैध ढुलाई कैसे हो रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। आपको बता दें कि जामताड़ा और धनबाद के बीच बराकर नदी है, जहां से इरफान गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर पुल से नीचे बालू की अवैध ढुलाई पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने एक वीडियो बनाया और साथ ही साथ राज्य सरकार को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया। सरकार हमारी है, जल जंगल जमीन की रक्षा अगर हम लोग नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे। शर्म आ रहा है मुझे, इस बड़े पैमाने पर माफिया लोग एकदम जो दृश्य था, मतलब 3-3, 4-4 हजार हाइवा, 500-500 नाव से बालू, बराकर नदी का बालू उठा रहा है और एकदम खुलेआम बालू भेजा जा रहा है। जिला प्रशासन मिली भगत है, वहाँ एनजीटी का रोक है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने रोक लगाया है, फिर भी अफसर लोग का इतना मन बढ़ गया है। वहीं अयोध्या में बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निर्धारित समय से बढ़ा दिया है। अब भगवान श्री राम एयरपोर्ट मार्च 2023 तक तैयार होगा। पहले इसका लक्ष्य दिसंबर 2022 रखा गया था, लेकिन इसका लक्ष्य बढ़ा दिया गया है। हालांकि रनवे का कार्य दिसंबर 2022 तक ही पूरा हो पाएगा। इसमें अतिरिक्त बिल्डिंग और अन्य कार्य मार्च 2023 तक पूरे होंगे। इसके अलावा लाइसेंस लेने में भी और समय लग सकता है। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने आज निर्माणाधीन एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और कार्य प्रगति की जानकारी ली। सांसद लल्लू सिंह ने बताया कि एयरपोर्ट का निर्माण 200 करोड़ रुपए से कराया जा रहा है। 116 करोड़ रुपए की लागत से रनवे भी बनाया जा रहा है। तो वहीं बिल्डिंग 77 करोड़ रुपए में तैयार होगी। हवाई अड्डा जो बन रहा था, इसको देखने की इच्छा बहुत दिनों से थी, क्या किस प्रकार से काम चल रहा है। यहाँ का जो टारगेट है काम को पूरा करने का, वह मार्च तक का है और हमको विश्वास है कि अपने टारगेट को अचीव करेंगे। कुछ इस प्रकार के इसमें काम है जिसके कारण हो सकता है थोड़ा बहुत विलम्ब। जो भी हवाई अड्डे पर सुविधा सब जगह है, वो सारी सुविधाएं यहाँ पर रहेंगी और मंदिर मॉडल का है रेलवे स्टेशन बनना। वहीं संभल जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां वायरल वीडियो में एक युवक अचानक आता है और सामने से बाइक पर आ रहे दो लोगों को रोकने के बाद पिस्टल निकालकर धमकाने के साथ ही बाइक सवार लोगों पर थप्पड़ों की बरसात कर देता है। पिस्टल ताने युवक को बाइक सवार लोगों के साथ थप्पड़बाजी करते देख काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इसी बीच दो महिला पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचती है और पिस्टल से धमकाने और थप्पड़बाजी करने वाले युवक को अपने साथ लेकर चली जाती है। थप्पड़बाज युवक के जाने के बाद बाइक सवार युवक चंदोसी कोतवाली पहुंचकर आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर तहरीर भी देता है। वहीं थप्पड़बाजी की पूरी घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। तो इसी के साथ ही पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। यह पूरा मामला चंदोसी कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है।
शाम यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना कुड़ फतेहगढ़ पर तैनात 2 महिला आरक्षी व 1 पुरुष आरक्षी सरकारी कार्य से चंदौसी आए हुए थे। वापस जाते समय चंदौसी बाजार के पास में 3 युवक एक मोटरसाइकिल पर थे जो कुछ महिलाओं पर तथा उन महिला आरक्षियों पर फप्तियां कस रहे थे और छेड़छाड़ कर रहे थे। आरक्षियों के द्वारा इनको रोका गया, इनको समझाने का प्रयास किया गया तो ये लोग झगड़े पर उतारू हो गए। इसके पश्चात पुरुष आरक्षी के द्वारा हल्का बल प्रयोग करते हुए इनको वहां से भगाया गया। इसके पश्चात थाना चंदौसी पर इनके विरुद्ध धारा 354, 323, 504, 506, 189, 294, 332 व 353 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा कायम किया गया है। वहीं महोबा के नेहरू इंटर कॉलेज के नया सत्र आरंभ होने के बाद से ही यहां पढ़ने वाले छात्रों को मिड डे मील का भोजन नहीं दिया जा रहा, या यूं कहें कि यहां मिड डे मील बनाया ही नहीं जा रहा है, जिसको लेकर यहां पढ़ने वाले छात्रों में न केवल नाराजगी है बल्कि उनके परिजनों में भी खासा आक्रोश देखने को मिला। विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा बरती जा रही इस लापरवाही से कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठने खड़े हो गए हैं। तो छात्र महोबा से एक खबर है जहां पर स्कूली छात्रों को मिड डे मील नहीं दिया जा रहा है। छात्रों में अलग नाराजगी देखने को मिली तो वहीं परिजनों में भी खासा आक्रोश है। इसी के साथ ही प्रधानाचार्य द्वारा ये बढ़ती जा रही लापरवाही कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रहा है। तो हर स्कूल में सरकार द्वारा मिड डे मील की योजना दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी छात्रों को मिड डे मील नहीं दिया जा रहा है, जहां पर अब स्कूल के खिलाफ परिजन का गुस्सा फूट पड़ा है। वहीं पर छात्रों में भी अच्छी खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। जी मेरा नाम पंकज है। जी 9। आप लोगों को मिड डे मील मिलता है यहाँ पर? नहीं मिलता सर। कब से खुले विद्यालय और कितने दिनों से आपको भोजन नहीं मिल रहा है? जी 1 जुलाई से खुले हैं और एक भी बार अभी मिला नहीं है। तो उससे पहले विद्यालय खुले तब आप लोगों को खाना मिलता था? जी कभी कभार। क्या कहती है प्रिंसिपल यहाँ की? जी अभी कहा नहीं। जी एमडीएम प्रभारी बना दिया गया है, एमडीएम प्रभारी बनवाएंगे इसमें। नहीं अभी तो स्कूल का प्रारंभ चल रहा है, अभी इतनी जल्दी थोड़ी की व्यवस्था की गई है। प्रभारी तो मैंने पहले ही बना दिया है। क्या लग रहा है किसकी लापरवाही? प्रभारी की लापरवाही? अभी देखते हैं एप्लीकेशन उन्होंने दिया है, क्या समस्या है। एमडीएम प्रभारी बना दिया गया है, एमडीएम प्रभारी बनवाएंगे इसमें। मेरे संज्ञान में आया है कि वहाँ एमडीएम बंद चल रहा था, चूँकि बीएसए कार्यालय से ऐसी सूचना मिली थी। तो मैंने प्रिंसिपल साहब को और मैनेजर साहब को दोनों लोगों से मैंने बात किया कि इसको तत्काल आप शुरू करवा दीजिए। 1 जुलाई से अपना विद्यालय इधर खुल गया है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम शुरू करवा देंगे जल्द से। कुछ शिकायतें जो थी उसको संज्ञान में लेते हुए हमने प्रबंधक को चिट्ठी जारी किया था। अब प्रबंधक ने इधर हमारे पास कोई ऐसा चिट्ठी नहीं भेजा है। मेरे संज्ञान में आया है कि वहाँ एमडीएम बंद चल रहा था, चूँकि बीएसए कार्यालय से ऐसी सूचना मिली थी। तो मैंने प्रिंसिपल साहब को और मैनेजर साहब को दोनों लोगों से मैंने बात किया कि वहीं बलिया में प्राथमिक स्कूल के अध्यापक और कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां कक्षा 1 में पढ़ने वाला छात्र क्लासरूम में ही सो गया, जिसके बाद पूरे स्कूल के शिक्षक और स्टाफ बिना देखे बच्चे को विद्यालय के क्लासरूम में ही बंद कर घर चले गए। काफी देर बाद छात्र के घर ना पहुंचने से छात्र के घर वाले खोजबीन करते हुए स्कूल पहुंचे। तब विद्यालय के कमरे में झांक कर देखा तो बेंच के अंदर बच्चे का पैर दिखाई दिया, जिसके बाद परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से ताला तोड़ा और बच्चे को बाहर निकाला। वहीं इस मामले में खंड शिक्षा अधिकारी का कहना है कि मामले का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है और कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी गई है। लोग 12:30 बजे बच्चे को छोड़ते हैं और देखते हैं रूम में, लेकिन अब ऐसे ही बच्चा सो गया था ब्रेंच के अंदर सो गया था, नहीं दिखाई दिया और हम लोग ताला बंद करके 1:30 बजे हम लोग यहाँ से गए। 12:30 बजे बच्चे को छुट्टी करते हैं हम लोग और 1 घंटा रहते हैं, फिर 1:30 बजे जाते हैं।
अब उसे अंदर थोड़ा सा मान लीजिए जो भी कमी हो उससे हो गई। फिर क्या हुआ, कैसे लड़का पता? हम लोग 12:30 बजे बच्चे को छोड़ते हैं और कल एक वीडियो वायरल हुआ था विद्यालय बंद होने के पश्चात एक बच्चा डेस्क में सोया हुआ पाया गया था और प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय बंद कर दिया गया था। तो वीडियो द्वारा देखा गया और ताले को तोड़ के बच्चे को बाहर निकाला गया। इसके संबंध में आज स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है और उसमें उच्च अधिकारी को जो विभागीय सिविल संगठन का आवश्यक है। वहीं बिजनौर जिला अस्पताल में डॉक्टर की कमी होने से आए दिन मरीज परेशान रहते हैं। आपको बता दें कि बिजनौर जिले की आबादी 45 लाख है। जिला अस्पताल में सभी चीजों की सुविधाएं हैं, लेकिन डॉक्टर के अभाव की वजह से लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती है। वहीं इस बारे में सीएमएस डॉक्टर अरुण कुमार पांडे ने कहा कि अस्पताल में 28 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 14 डॉक्टरों की तैनाती है। उनमें से 3 डॉक्टरों के तबादले भी हो गए हैं। अस्पताल की बिल्डिंग और मशीनरी की कोई भी कमी नहीं है, सिर्फ मानव संसाधन की कमी है। उनका कहना है कि अस्पताल में 3 सर्जन तो है, लेकिन ऑपरेशन करने के लिए एनेस्थेटिक एक भी नहीं है, जिससे ऑपरेशन करने में भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बीस से ज़्यादा है और कुल मिला के जितने रेगुलर और ये सब मिला के संविदा वाले 22 डॉक्टर हैं। पद तो हमारे यहाँ करीब 35 हैं, 35 डॉक्टरों का, लेकिन रेगुलर हमारे पास ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर संविदा के हैं। और जैसे ये संविदा का मतलब समझ रहे हैं ना, एनएचएम के, उनके थ्रू हैं। कौन से डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट कम है जिसकी ज़्यादा जरूरत पड़ती है? सबसे पहले आवश्यकता तो हमारे यहाँ एनेस्थेटिस्ट की है, आज की तारीख की बता रहे हैं, एनेस्थेटिस्ट की है। और जबकि सर्जन 3 है, हमारे यहाँ ऑपरेशन करने में बहुत दिक्कत आ रही है। 20 से ज़्यादा है। और वहीं उन्नाव के कोतवाली इलाके के इंदिरा नगर में एक भाई ने अपनी बहन के अकाउंट से 8 लाख रुपए निकाल लिए। वहीं जब बहन को इस बात का पता चला तो बहन ने अपने पैसे वापस मांगे, जिसके बाद उसके अपने भाई ने भद्दी गालियां देनी शुरू कर दी और उसके बाद जान से मारने की धमकी भी दे डाली। आपको बता दें कि भाई और बहन दोनों के माता पिता का निधन हो चुका है और दोनों ही एक ही मकान में रहते हैं। तो वहीं भाई से तंग आकर बहन ने पुलिस के पास मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। मेरा मैटर ये है कि उसने मेरा पैसा 8 लाख रुपया ले रखा है, धोखे से निकाल लिया है, ठीक। और जब से मैंने मांगना चालू किया, लगातार मारपीट गाली गलौज मेरे साथ, मेरे पति के साथ। छोटा सा बच्चा है 3.5 साल का, वो भी परेशान हो रहा है। और अभी तो उन्होंने थोड़े दिन पहले जान से मारने की धमकी तक दे रहा है मेरे पति को, जबकि मकान बंटवारे का है, विवाद चल रहा है, अभी न्यायालय में है मेरा मैटर। वहीं कासगंज में भोले भाले अन्नदाताओं का ठगने का मामला सामने आया है, जहां पर तैनात सहकारी समिति प्रथम सचिव यतेंद्र कुमार वर्मा है, जो कि किसानों को डीएपी खाद निर्धारित रेट 1350 रुपए है, जबकि सचिव यतेंद्र डीएपी खाद 1500 रुपए में बेच रहे हैं, जिससे अन्नदाताओं का खुलेआम शोषण हो रहा है। जबकि अन्य समिति केंद्रों पर खाद के निर्धारित रेट 1350 के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। केंद्र पर मैं एक खाद की बोरी लेके आया था जो 1500 रुपए की दी थी। अन्य केंद्रों पर पता चल रहा है कि वो बोरी 1350 रुपए की मिल रही है। उसके बाद आपने बात की तो क्या? बात की थी, हमने उस पर केंद्र पर गए थे, वापस वो व्यवहार कर रहे थे, बोले थे 3 रुपए की आ रही है यहाँ पर, तो जहाँ सस्ती मिले वहाँ से ले लो। क्या मारपीट गाली गलौज की थी, गाली गलौज कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे। नाम मालूम है? नाम नहीं पता था। श्रीमान जी, केवल कल जो पेपर में निकला था उस हिसाब से मैंने दी, और मैंने राजीव जी से बात की थी वहाँ से पीसीएफ पे, तो बोले कि भाई साहब बड़ा तो है कुछ, तो मैंने कहा अगर ऐसा है तो मैं आपके पैसे जो भी किसान के एक किसान की एक चवन्नी ली है, वो चवन्नी वापस करने का हकदार मैं हूँ। ऐसा किस वजह से हो गया? ऐसा वो पेपर में निकली थी ना कोटेशन एक, तो आप पता कर सकते थे ना, और के लोग इस हिसाब से चल रहे हैं। पता की थी मैंने, लेकिन अगर है तो मैं अपने घर से देना पड़ा मुझे, चाहे मैं दूंगा।
वहीं मोतिहारी में 2 दिन पहले बेखौफ अपराधियों ने 2 सगे भाइयों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद आज सुबह बिहार सरकार के पूर्व मंत्री महाचंद्र प्रसाद सिंह परिजनों से मिलने पहुंचे। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री ने मृतक के पिता से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दिया और कहा कि पुलिस निष्क्रियता के साथ अपराधी बेलगाम हो गए हैं। अगर पहले की हुई घटना को पुलिस गंभीरता से लेती तो आज 2 सगे भाइयों की जान नहीं जाती। साथ ही उन्होंने सरकार से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने और छोटे बच्चे को पढ़ाई और भरण पोषण करने की मांग भी की है। लगातार टेलीफोन में लगाने का प्रयास किया हूँ। होम कमिश्नर को भी लगाया हूँ, डीजी को भी लगाया हूँ, एसपी को भी लगाया हूँ, लेकिन डीएसपी संबंधित डीएसपी से बात हमारी हुई है जी। उनको मैंने सारी बात बताया है और इतना तक कह दिया हूँ कि पुलिस निष्क्रिय है, ये पूरे इलाके के लोग महसूस कर रहा है। पुलिस की भूमिका नगण्य है। यदि वो पहले बारी घटना में पुलिस थोड़ी सक्रिय हो गई होती तो ये नौजवान का जान नहीं जाता। मनोबल बढ़ा है और मनोबल पुलिस के निष्क्रियता के कारण मनोबल बढ़ा भी। तो वहीं मुरादाबाद के सिविल लाइन इलाके में चलती कार में आग लग गई। आग की उठी ऊंची ऊंची लपटों से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। तो इसी के साथ ही किसी के जख्मी होने की अब तक कोई खबर नहीं है। ये पूरी घटना सिविल लाइन इलाके की पीली कोठी का बताया जा रहा है। एक गाड़ी में आग लगी है और पीली कोठी चौराहे पर आग की घटना स्थल है। उस सूचना पर तत्काल हमारी फायर सर्विस टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई। एफएसओ साहब भी, शत्रुघ्न सिंह साहब भी तत्काल रवाना हुए। जाकर के देखा कि एक मारुति 60A स्टार गाड़ी थी, उसमें काफ़ी आग लगी थी। हमारी टीम ने बड़ी तत्परता से पहुंचकर उक्त आग पर काबू पाया तथा आग बुझ जाने पर जानकारी करने पर पाया कि उसमें 3 व्यक्ति थे, जिसमें से जो चालक थे वो किसी काम से गाड़ी खड़ी करके गए थे। गाड़ी खड़ी करने के कुछ ही समय बाद उसमें अचानक आग लगी और हमारी टीम ने तत्काल आग को पहुंचकर। वहीं जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि भारत और जापान मैत्री को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे जी की मृत्यु अत्यंत ही दुखद है। मेरी संवेदनाएं उनके शोकाकुल परिजनों और जापान वासियों के साथ है। परमपिता दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।